हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिक क्लासेस में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को बिहार स्पेशल से लगभग 1000 प्रश्न बताएंगे जो सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चालू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है। यही प्रश्न बीपीएससी 2024 में पूछा हुआ है। ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताते चलिएगा। ठीक है, तो याद रखना है प्रत्येक साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। बताना है कि बिहार की राजधानी जो है वह कहाँ पे है। तो याद रखना बिहार की राजधानी पटना है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बिहार का उच्च न्यायालय है। तो ये भी आपको पता है कि बिहार का उच्च न्यायालय जो है कहाँ पे है, पटना में ही है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार का राजकीय भाषा है। आपको हम लोग जीरो से एकदम हीरो लेवल तक लेके जाने वाले हैं हम लोग। तो याद रखना बिहार का राजकीय भाषा जो है वह क्या है, हिंदी और उर्दू है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिहार का राजकीय वृक्ष है। तो याद रखना बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वह क्या है, पीपल है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न 6 कि बिहार का राजकीय पुष्प है। बताना है कि बिहार का राजकीय पुष्प जो है वह क्या है। तो याद रखना है गेंदा का फूल। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न कि बिहार का राजकीय पशु है। बताना है आपको कि बिहार का राजकीय पशु कौन है। तो याद रखना है बिहार का राजकीय पशु बैल है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार का राजकीय पक्षी है। तो याद रखना है बिहार का राजकीय पक्षी जो है वह गौरैया है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार का प्रमंडल है। बताना है कि बिहार में प्रमंडल जो है वह कितना है। यह प्रश्न बहुत ही VVI है। तो याद रखना बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में जिला कितना है। तो याद रखना बिहार में कुल 38 जिला है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बिहार का अनुमंडल है। बताना है कि बिहार में अनुमंडल की संख्या कितना है। तो याद रखना है 101 है। नेक्स्ट उसके बाद है कि बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या जो है वह कितना है। तो याद रखना बिहार में 21 विश्वविद्यालयों की संख्या है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो याद रखना बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वह पटना ही है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। आपको बताना है कि बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो याद रखना है शेखपुरा जो है वह बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन है। तो याद रखना मुंगेर जो है वो बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन है। तो याद रखना है गोपालगंज जो है वो बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। बताना है कि बिहार के किस जिला में सबसे अधिक साक्षरता है। तो याद रखना है रोहतास में सर्वाधिक साक्षरता देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है। तो याद रखना है पूर्णिया। पूर्णिया जो है सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है। बताना है कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है वह कहाँ पे होता है। तो याद रखना किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है, मतलब कहाँ पे सबसे कम वर्षा होता है। तो याद रखना औरंगाबाद जो है वहाँ पे सबसे कम वर्षा देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन है। तो याद रखना है गया जो है वहाँ पे सबसे कम, मतलब सबसे ठंडा वहाँ पे पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में सबसे बड़ा नगर जो है वह कौन है। तो याद रखना बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है वह पटना ही है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। बताना है कि मूल रूप से बिहार का अर्थ जो है वह क्या होता है। तो याद रखना है बौद्ध मठ। नेक्स्ट उसके बाद है कि बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। अब जो भी प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता जाए। तो बताना है कि बिहार में नमक सत्याग्रह जो है वह कब हुआ था।
तो याद रखना है बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। बताना है कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन का मांग जो है कब किया गया था, तो 1906 को किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। बताना है कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था, तो याद रखना 1580 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो याद रखना है बिहार विधानसभा में वर्तमान सदस्य की संख्या जो है वह 243 है। नेक्स्ट उसके बाद हम जानेंगे लोकसभा में कितना सदस्य है, तो याद रखना है विधानसभा में 243 है और लोकसभा में 40 है। उसके बाद हम देखेंगे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। बताना है कि पटना उच्च न्यायालय जो है उसका स्थापना कब किया गया था, तो याद रखना 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो याद रखना है बिहार में राज्यसभा के सीट की संख्या जो है वह कितना है, 16 है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ। बताना है कि झारखंड जो है वो बिहार से कब अलग हुआ था, तो याद रखना है बिहार जो है झारखंड से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। बताना है कि बिहार जो है उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था, तो याद रखना 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 33 कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना है बिहार के बहुत ही प्रमुख समाचार पत्र था बिहारी, जिसका संस्थापक जो थे वह बाबू महेश्वर प्रसाद थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922वां अधिवेशन हुआ था, तो याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो 1922 में हुआ था वह गया में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना है शाहजहां सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा के स्थापना किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया, तो याद रखना है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है वह मार्च 1929 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। बताना है कि बिहार जो था वो बंगाल का एक भाग हुआ करता था जो 1912 ईस्वी में अलग हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बीपीएससी में भी यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। बताना है कि 1857 के क्रांति में बिहार के नेता कौन थे, तो याद रखना है वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। बताना है कि पटना को प्रांतीय राजधानी के रूप में कौन बनाया हुआ था, तो याद रखना है शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी के रूप में बनाया हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे। बताना है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान जो थे वह कौन थे, तो याद रखना है शेर शाह सूरी जो था वो बिहार के बहुत ही लोकप्रिय सुल्तान था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ, तो याद रखना है बख्तियार खिलजी जो था वह नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को समाप्त कर दिया, मतलब उसमें आग लगवा दिया। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक संस्कृति गरिमा खंडित हुई, तो याद रखना है मध्यकाल। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था, तो याद रखना अकबर जो था वह प्रथम
मुगल शासक था जो सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम तो देखेंगे 45 नंबर प्रश्न कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। बताना है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे उन्हें उदयन को माना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है वो मुख्यतः क्या चीज़ का बना हुआ था। तो याद रखना है, यह प्रश्न बहुत ही फेमस है। ठीक है, याद रखना है पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल बनाया गया था, वह क्या चीज़ का बना हुआ था। तो याद रखना उसमें सिर्फ लकड़ी का यूज करके बनाया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह पाटलिपुत्र में सबसे पहले अपना राजधानी बनाए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया। तो याद रखना है बिहार में 1857 की क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाला वीर कुंवर सिंह जो है उनका देहांत कब हो गया था। 9 मई 1858 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो याद रखना है रांची जो था वो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि स्वामी शाहजानंद का संबंध था। बताना है कि स्वामी शाहजानंद का संबंध जो था वह किससे था। तो याद रखना है बिहार के किसान आंदोलन से स्वामी शाहजानंद का संबंध था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वह कौन थे। तो याद रखना चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। बताना है कि इनमें से कौन थे जो बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। बताना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक जो है वह कब हुई थी। तो याद रख कहाँ हुई थी, तो पटना में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे। बताना है कि श्री नरसिंह नारायण जो थे वह क्या हुआ करते थे। तो याद रखना एक प्रकार के समाजवादी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। तो याद रखना है समाजवादी पार्टी से जयप्रकाश नारायण भी संबंधित थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। बताना है कि रामचंद्र शर्मा जो थे वह किस गांव के रहने वाले थे। तो याद रखना है अमराहवा के रामचंद्र शर्मा रहने वाले थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया। बताना है कि जगत नारायण लाल जो थे उनको किस जेल में भेजा गया था। तो याद रखना है बांकीपुर जेल में जगत नारायण लाल को भेजा गया था। ठीक है, बताना है कि हजारीबाग जेल में किसको भेजा गया था। कमेंट करके आपको बताना है कि हजारीबाग जेल में किसको भेजा गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार केसरी से किससे संबोधित किया जाता है। बताना है कि बिहार केसरी के नाम से हम लोग किसको जानते हैं लोग। तो याद रखना डॉक्टर कृष्ण सिंह जो है उन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है। बताना है कि कौन सा देश है जिसका सीमा बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है। तो याद रखना नेपाल जो है उसका सीमा बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 60 नंबर प्रश्न कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। तो याद रखना है बिहार के हिस्से में से 45.85% लेकर एक नया राज्य झारखंड का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो याद रखना है बिहार का शोक जो है वह खुशी को कहा जाता है क्योंकि यह हमेशा तबाही लाती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। बताना है कि आम की वह कौन सी प्रजाति है जो सिर्फ बिहार में ही देखने को मिलता है। तो याद रखना सफ़ेदा एक ऐसा आम का प्रजाति है जो सिर्फ बिहार में ही देखने को मिलती है।
नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। बताना है कि बिहार में बहने वाला नदी जो है उसमें से किसका उद्गम स्थल जो है अमरकंटक में है। तो याद रखना है सोन नदी का। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न कि संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। बताना है कि संपूर्ण बिहार राज्य जो है वह किसमें स्थित है। तो याद रखना है मैदानी क्षेत्र में बिहार जो है स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 65 नंबर प्रश्न कि बिहार में तेल शोधक कारखाना है। बताना है कि बिहार जो है कहाँ पे तेल शोधक कारखाना है। तो याद रखना बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी पर। नेक्स्ट उसके बाद है 67 नंबर प्रश्न कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में आगे है। तो याद रखना मखाना के उत्पादन में बिहार जो है वह सबसे आगे है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। रेशम के लिए, जूट के लिए, चमड़ा के लिए कि सीमेंट के लिए। ठीक है, तो याद रखना है डालमिया नगर जो है वह सीमेंट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कहीं कहीं पे चमड़ा भी दिया रहता है, लेकिन याद रखना बिहार में डालमिया नगर जो है वह सीमेंट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में कोयला का अनुमानित भंडार है। बताना है कि बिहार में कोयला का अनुमानित भंडार जो है वह कितना देखने को मिलता है। तो याद रखना है 16 करोड़ टन जो है बिहार में कोयला का अनुमानित भंडार है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पूर्वी मध्य रेलवे का क्षेत्र कहाँ स्थित है। बताना है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना है हाजीपुर में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 71 कि बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। बताना है कि बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र जो है वह कौन है। तो याद रखना है हाजीपुर। और आपको बताना है कि भागलपुर जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कमेंट में बताना है कि भागलपुर जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी मतलब आगे सबसे कौन सा राज्य है। तो याद रखना है बिहार जो है मखाना के लिए बहुत ही आगे है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है। तो याद रखना है ककोलत जलप्रपात जो है वह बिहार के नवादा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 74वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो कटिहार जो है वो बिहार के सबसे पूर्व भाग में देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित झीलों में से कौन बिहार में स्थित है। तो याद रखना है अनुपम झील जो है वो हम लोग को बिहार में देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो याद रखना है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जो था बहुत ही प्रसिद्ध था, जिसको बख्तियार खिलजी ने जलाकर नष्ट कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण थे। बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसका विनाश के कारण कौन था। तो याद रखना है मुसलमान। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज था। बताना है कि बिहार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वह कौन था। तो याद रखना है राल्फ फिच जो था वह बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 89 नंबर प्रश्न कि अंतिम मौर्य सम्राट था। बताना है कि अंतिम मौर्य सम्राट जो था वह कौन था। तो याद रखना है अंतिम मौर्य सम्राट जो था वह बृहदत्त था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 80 कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। बताना है कि कौन सा गुप्त सम्राट थे जो हुनों को पराजित कर दिए थे। तो याद रखना है स्कंद गुप्त जो थे वह हुनों को पराजित कर दिए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे।
बताना है कि सम्राट अशोक के पिता जो थे वह कौन थे। तो याद रखना बिंदुसार जो थे वह सम्राट अशोक के पिता थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। बताना है कि अशोक के शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो याद रखना है पाली भाषा का। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि वह क्षेत्र जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन है। बताना है कि किसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन और शासन व्यवस्था का व्याख्या किया गया है। तो याद रखना इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन और शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। बताना है कि अजातशत्रु जो था उसका वंश का नाम क्या था। तो याद रखना है अजातशत्रु जो था वह हर्यक वंश से संबंधित था। ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 2024 में पूछा हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं। अजातशत्रु जो था वह किस वंश का था, तो हर्यक वंश का था, और ये बीपीएससी प्री में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। ये भी प्रश्न भी है। ठीक है, ये भी बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, बताना है कि अजातशत्रु जो था वह किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। ठीक है, तो अवंती राज्य को अजातशत्रु पराजित नहीं कर पाया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 87 नंबर प्रश्न कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। बताना है कि निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक अपना रास्ता कौन सा नदी बदला है। तो याद रखना है कोसी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो याद रखना है श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से, ठीक है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिया गया। तो याद रखना है पूर्णिया और मानभूम जो था उसको पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 90 नंबर प्रश्न कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। बताना है कि स्वतंत्रता से पहले बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम कौन था। ठीक है, तो याद रखना आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 91 नंबर प्रश्न कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिए थे। तो याद रखना है 1942 ईस्वी में बलदेव सहाय ने अपने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहला बैठक पटना में कब हुआ था। ठीक है, तो याद रखना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक जो है वो पटना में हुआ था, लेकिन याद रखना कब हुआ था, तो 1934 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्स की हत्या का प्रयास कब किया गया। बताना है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्स की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो याद रखना है 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में किंग फोर्स की हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना है पटना कलम और पटना शैली का अंतिम चित्रकार जो है वह ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे। बताना है कि बिस्मिल्लाह खां जो थे वह क्या चीज़ से संबंधित थे। तो याद रखना है शहनाई वादन से बिस्मिल्लाह खां बहुत ही प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 96 नंबर प्रश्न कि गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन नहीं किया। बताना है कि गोपाल सिंह नेपाली जो थे किस पत्रिका का संपादन नहीं किए हुए थे। तो याद रखना हंस का संपादन जो है वह गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा नहीं किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे।
ये भी प्रश्न बहुत ही भी है। तो याद रखना महाकवि विद्यापति जो है वह मध्यकाल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 98वां प्रश्न कि दिनकर जी अपने किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ठीक है, तो याद रखना दिनकर जो थे वह रेणुका से बहुत ही प्रसिद्ध हुए और उन्हें राष्ट्र कवि की प्रतिष्ठा मिल गए। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे। बताना है कि जयप्रकाश नारायण जो थे वह किस पार्टी से थे। तो याद रखना है सोशलिस्ट पार्टी से, कांग्रेस नहीं, सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण जो थे वह संबंधित थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 100 नंबर प्रश्न कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहार के सिवान जिला के जीरादेई क्षेत्र से रहने वाले थे। ठीक है, प्रश्न पूछ सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के सिवान जिला के जीरादेई क्षेत्र से रहने वाले थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। बताना है कि राजकुमार शुक्ल जो थे वह किस गांव के निवासी थे। तो याद रखें मुरली भरावा के गांव के रहने वाले राजकुमार शुक्ल थे, जिन्होंने गांधी जी को बिहार में आने के लिए प्रेरित किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। बताना है कि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वह किसके साथ जुड़े हुए थे। तो याद रखना है, आपको कमेंट करके बताना है कि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किए हुए थे। तो पता है बिहार से ही किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कुंवर सिंह राजा थे। ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। बताना है कि कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 105 नंबर प्रश्न कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था। ठीक है, तो याद रखना कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था, तो कैप्टन डोनवर। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि कुंवर सिंह के पिता का नाम था। ये भी प्रश्न भी आई है। बताना है कि कुंवर सिंह के पिता का नाम जो था वह क्या था। तो याद रखना है साहबजादा सिंह जो था वह कुंवर सिंह के पिता का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का प्रचलित कला है। बताना है कि बिहार का प्रचलित कला जो है वह क्या है। तो याद रखना है मधुबनी जो है बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। बताना है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन है। तो याद रखना छठ पूजा जो है वो बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे लोग कि बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है। बताना है कि बिहार की पेंटिंग विद्या जो है इनमें से कौन है। तो याद रखना मधुबनी जो है बिहार का बहुत ही फेमस पेंटिंग है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सोनपुर मेला को कहते हैं। ये भी प्रश्न बीपीएससी 2024 में पूछा हुआ है, आप उठा के देख सकते हैं पेपर। सोनपुर मेला से बीपीएससी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कि सोनपुर मेला जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, तो उसे हरियर क्षेत्र का मेला कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। बताना है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार जो है वह क्या है। तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार जो है इसमें से क्या होगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है। आपको बताना है कि बिहार का लोक नृत्य कौन है। तो याद रखना है जाटा जटिन जो है वो बिहार का लोक नृत्य है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी। बताना है कि पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी। तो याद रखना है मधुबनी पेंटिंग के लिए इन्हें पद्मश्री से नवाजित किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि नौनवादा महाविहार किसके लिए विख्यात है। बताना है कि नौनवादा महाविहार जो है वह किसके लिए विख्यात था। तो याद रखना है हैंसोंग स्मारक के लिए। नेक्स्ट उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। बताना है कि कहाँ पे सूर्य मंदिर स्थित है। तो याद रखना है दीव जो है वहाँ पे सूर्य मंदिर देखने को
मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में परमानेंट सेंटिमेंट लागू करने का कारण था। तो याद रखना है, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करने के लिए बिहार में परमानेंट सेंटिमेंट लागू किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता के अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो याद रखना एकीकृत समुदाय को। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे थे। ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है राहुल संकृत्यायन जो थे 1920 में असहयोग आंदोलन बहुत ही सक्रिय थे, जो छापरा क्षेत्र से थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। बताना है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो याद रखना है महात्मा गांधी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। बताना है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है वह कब हुआ था। तो याद रखना है 1921 ईस्वी में हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किए थे। तो याद रखना है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन जो है चंपारण से शुरू किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है चित्तरंजन दास जो थे 1922 में जो गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। बताना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है वह कब हुआ था। तो याद रखना है 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। तो याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो याद रखना है फरींद्रनाथ घोष जो थे वह सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में भाग लिए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन के नेतृत्व चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था। बताना है कि इसमें से कौन है जो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था। तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण जो थे वह चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। बताना है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो था वह क्या चीज़ से जुड़ा हुआ था। तो याद रखना है तीन कठिया प्रणाली से। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो याद रखना है प्रभावती देवी जो थी वह चंपारण से बहुत ही सक्रिय थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। बताना है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था। तो याद रखना मीर कासिम जो था वो बंगाल का पहला नवाब था जिसने मुंगेर को अपना राजधानी के रूप में बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। तो याद रखना है सीताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ। बताना है कि गोल घर का निर्माण जो है वह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। तो याद रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में गोल घर का निर्माण किया गया था। और बताना है कि गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। बताना है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जो थे वह कौन थे। तो याद रखना है
पाटना से पीर अली खान 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे, जो एक प्रकार के पुस्तक विक्रेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1830 के दशक में पाटना नगर का केंद्र था, तो याद रखना है बहावी आंदोलन का। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। ठीक है, तो याद रखना है चंपारण और मुजफ्फरपुर में इसे बहुत ही पीड़ित लोग थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। बताना है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था, तो याद रखना है मालिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। बताना है कि अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, तो याद रखना है 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नागरी के स्थान पर पटना शहर बसाया, तो याद रखना है शेर शाह ने। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मध्यकाल के किस शासक ने शासनकाल में बिहार के समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा, तो याद रखना है शेर शाह सूरी का। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया। बताना है कि मुगलों के पतन के बाद बिहार जो है किसके हाथों में चला गया, तो याद रखना है बंगाल के नवाबों के हाथों में मतलब चला गया, मतलब अधीन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और उड़ीसा के दीवाने प्रदान कब किया, तो याद रखना है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और उड़ीसा के दीवानी प्रदान किया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार में खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी के शासनकाल में मुसलमान का जो भी मतलब यह ऐसा मुसलमान शासक था जो बिहार में खोई प्रतिष्ठा का आंशिक रूप को स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो याद रखना है लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया, तो याद रखना है विदेह में बिंबिसार जो था वो वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजकुमारी चलहना कौन थी। बताना है कि राजकुमारी चलहना जो है वह कौन थी, तो याद रखना है वजी लिच्छवी की राजकुमारी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की, तो याद रखना है बिंबिसार जो था वह बहुत ही चतुर राजा था जो वैवाहिक नीति को अपनाकर अपने राज्य की स्थिति को मजबूत किया हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया हुआ था, तो याद रखना है राजगीर में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन थी, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिब्रिज। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो याद रखना है उदयन के द्वारा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ, तो याद रखना है शिशुनाग, ठीक है, वंश के द्वारा। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न हम देखेंगे कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो याद रखना है इंडिका। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों को लेकर, ठीक है। ये इसके आगे के प्रश्न हम लोग देखेंगे लगभग 1000। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।